तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जैक एंड जैट स्लेयर नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें 2001 से 13 के अंदर देखने को मिली थी। और ये एक एनिमेटेड एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी थी। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसकी प्री प्रोडक्शन और रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में, साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, अपकमिंग पार्टों के बारे में, और क्या कुछ सारी कुछ डिटेल इस मूवी के बारे में आपको बताया गया। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जैक द जायंट स्लेयर, पहले जैक द जायंट किलर नाम से जाना जाता था, 2013 की एक अमेरिकी फंतासी एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन सिंगर ने किया है और इसकी कहानी डेरेन लेम्के, क्रिस्टोफर मैकक्वेरी और डैन स्टडनी ने लिखी है। यह लेम्के और डेविड डोबकिन की कहानी पर आधारित है। ब्रिटिश परिकथाओं जैक द जायंट किलर और जैक एंड द बीनस्टॉक पर आधारित इस फिल्म में निकोलस हॉल्ट, एलेनोर टॉमलिंसन, स्टेनली टुकी, इयान मैकशेन, बिल निघी, एडी मार्सन और इवान मैकग्रेगर ने अभिनय किया है। फिल्म जैक की कहानी बताती है अनजाने में आकाश में उनकी भूमि का प्रवेश द्वार खोलने के बाद एक राजकुमारी को दिग्गजों की दौड़ से बचाना है। जैक द जायंट स्लेयर का विकास 2005 में शुरू हुआ, जब लेम्के ने पहली बार इस विचार को पेश किया। जनवरी 2009 में डीजे कारुसो को फिल्म का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसी वर्ष सितंबर में कारुसो की जगह सिंगर ने ले ली, जिन्होंने स्क्रिप्ट को फिर से तैयार करने के लिए मैकक्वेरी और स्टडनी को काम पर रखा। मुख्य पात्रों को फरवरी और मार्च 2011 के बीच चुना गया था और अप्रैल 2011 में इंग्लैंड में समरसेट, ग्लूस्टरशायर और नॉर्फॉक में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। विशेष प्रभावों और विपणन के लिए अधिक समय देने के लिए फिल्म की रिलीज को पोस्ट प्रोडक्शन में वापस ले जाया गया। जैक द जायंट स्लेयर का प्रीमियर 26 फरवरी 2013 को हॉलीवुड में हुआ। इसे 1 मार्च 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म साबित हुई, जिसने 185 से 200 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 197 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक किंगडम ऑफ क्लॉइस्टर में एक युवा किसान लड़के जैक को उसके पिता द्वारा सोने से पहले एक कहानी सुनाई जाती है, जबकि कहीं और राजकुमारी इसाबेल को उसकी माँ रानी द्वारा वही कहानी सुनाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है, भिक्षुओं ने जादुई फलियां बनाई जो एक बड़ी फलियों के डंठल में विकसित हो गईं। सबसे ऊपर गंटुआ का अज्ञात क्षेत्र था, जो दिग्गजों की एक जाति का घर था। दिग्गजों ने भिक्षुओं को मार डाला और नीचे धरती पर हमला किया, लेकिन एक जादुई मुकुट के उपयोग के माध्यम से राजा एरिक दिग्गजों को नियंत्रित करने और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। फलियों के डंठल को काट दिया गया और दिग्गजों ने राजा एरिक के वंश के सभी लोगों से बदला लेने की कसम खाई। जब राजा एरिक की मृत्यु हुई, तो उनके जादुई मुकुट और बची हुई फलियों को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ दफना दिया गया। 10 साल बाद जैक, निकोलस हॉल्ट, जो अब अनाथ हो चुका है और अपने चाचा के साथ रह रहा है, को बाजार में एक घोड़ा और गाड़ी बेचने के लिए भेजा जाता है। वहां वह एक भेषधारी इसाबेल, एलेनोर टॉमलिंसन, से टकराता है, जिसे वह एक हमले से बचाता है। शाही रक्षक प्रकट होते हैं और इसाबेल को वापस महल में ले जाया जाता है। बाद में जैक को पता चलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है और वह निराश होकर घर जाने को मजबूर हो जाता है। राजा ब्रह्मवेल, इयान मैकशेन के दूसरे नंबर के कमांडर लॉर्ड रोड्रिक, स्टेनली टुकी को पता चलता है कि एक भिक्षु उनके अध्ययन कक्ष में घुस आया है। रोड्रिक ने छिपी हुई फलियां और मुकुट एकत्र कर लिया था और दिग्गजों का उपयोग करके उस पर कब्जा करने का इरादा रखता था। भिक्षु ने फलियां चुरा ली थीं और रोड्रिक ने भिक्षु का पीछा करने का आदेश दिया। भागने के लिए बेताब भिक्षु जैक से टकराता है और अपने घोड़े के लिए फलियां बदल लेता है। जैक को चेतावनी देते हुए कि वह फलियां गीली न करे, भिक्षु भाग जाता है और पहरेदार उसका पीछा करते हैं।
इसाबेल को उसके पिता राजा ब्रह्मवेल के पास लाया गया और उसे भागने के लिए डांटा गया। उसे बताया गया कि उसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी चाहिए। इसाबेल के तर्क के बावजूद राजा ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसाबेल की शादी रॉड्रिक से होगी और उसे प्यार और रोमांच के अपने सपनों को भूलना होगा। उसी समय जैक को उसके चाचा ने बीन स्वीकार करने के लिए डांटा। जैक को भी इसी तरह जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाता है। उसके चाचा फिर खुद शहर की ओर निकल पड़ते हैं। इसाबेल फिर से अपना भेष बदल लेती है और महल से बाहर निकल जाती है। वह एक अप्रत्याशित तूफान में फंस जाती है और जैक के दरवाजे पर आ जाती है। जब वे बात करते हैं तो बारिश घर में रिसती है और एक बीन को गीला कर देती है। यह एक विशाल बीन के डंठल में बदल जाता है जो इसाबेल को घर में फंसा देता है क्योंकि इसे आकाश में उठा लिया जाता है। जैक उसे मुक्त करने का प्रयास करता है लेकिन उसे धक्का देकर गिरा दिया जाता है। अगली सुबह जैक को राजा ब्रह्मवेल और शाही रक्षकों द्वारा जगाया जाता है। जैक ने खुलासा किया कि इसाबेल को बीन के डंठल ने ले लिया था और राजा ब्रह्मवेल ने अपने सबसे अच्छे शूरवीर एलमोंट, इवान मैकग्रेगर, लॉर्ड रोड्रिक और कई अन्य शूरवीरों को उसे वापस लाने के लिए बीन के डंठल पर भेजा। जैक स्वेच्छा से शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। डंठल पर चढ़ना लंबा और कठिन है जिसमें कई शूरवीर तूफान के दौरान गिर जाते हैं। एलमोंट जैक को बताता है कि कानून के अनुसार एक राजकुमारी को एक कुलीन व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। शीर्ष पर पहुंचने के बाद वे इसाबेल को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रोड्रिक जैक को घेर लेता है और उससे बची हुई फलियां ले लेता है, हालांकि जैक चुपके से एक रख लेता है। रूप में भी काम किया है। जैक द जायंट स्लेयर निर्देशक ब्रायन सिंगर के साथ ओटमैन का 7वां सहयोग है। उन्होंने पहले पब्लिक एक्सेस, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, एप्ट प्यूपिल, X2, एक्समेन यूनाइटेड, सुपरमैन रिटर्न्स और वाल्किरी पर एक साथ काम किया था। साउंड ट्रैक एल्बम 26 फरवरी 2013 को वाटर टॉवर म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। 31 जैक द जायंट स्लेयर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक नहीं। शीर्षक लंबाई 1 जैक और इसाबेल जैक द जायंट स्लेयर का थीम गीत 3:56 2 लोगो उन्माद 1 3 मठ के लिए 1:28 4 चराई 2:41 5 फी प्रकट होती है 3:16 6 आप कैसे हैं 2:23 7 लोग क्यों चिल्लाते हैं 3:17 8 दिग्गजों की कहानी 3:22 9 गंटुआ में आपका स्वागत है 4:12 10 ताज की शक्ति 1:21 11 ऊंचाइयों का बहुत शौक नहीं 2:19 12 बहुत खुश 2:30 13 The legends are true but a first kiss 3:43 14 रोड्रिक्स डेमिस बटा द बीनस्टॉक फॉल्स 5:36 15 रसोई दुःस्वप्न 3:24 16 आगे और नीचे 3:19 17 एक सोए हुए दानव को जगाना 2:21 18 क्लॉस्टर का पीछा 5:19 19 अलविदा 2:29 20 लड़ाई 5:31 21 डर को सूंघना बटा सब कुछ खो गया है 5:07 22 नया राजा बटा कहानियां 4:17 कुल लंबाई 1:12 और 51 सेकंड मुक्त करना जैक द जायंट स्लेयर का प्रीमियर मंगलवार 26 फरवरी 2013 को हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। 32
स्वागत। बॉक्स ऑफिस प्री रिलीज ट्रैकिंग से पता चला है कि जैक द जायंट स्लेयर को अपने शुरुआती सप्ताहांत में $30 मिलियन से $35 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 33 यह निराशाजनक आंकड़ा है क्योंकि इसके निर्माण में कम से कम $185 मिलियन की लागत आई थी। फिल्म ने शुक्रवार 1 मार्च 2013 को अपनी व्यापक रिलीज से पहले गुरुवार रात और आधी रात को $4 लाख की कमाई की। 34 सप्ताहांत में फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में 3,525 स्थानों पर 28.01 मिलियन की कमाई की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल किया। स्टूडियो के परिवारों को लक्षित करने के प्रयासों के बावजूद दर्शकों में 55% पुरुष और 56% 25 वर्ष से अधिक आयु के थे। 35 वहीं फिल्म ने 1,824 स्थानों पर 10 एशियाई बाजारों में अतिरिक्त $13.7 मिलियन की कमाई की। 36. सिनेमाघरों में रिलीज होने के 4 हफ्ते बाद द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि फिल्म लीजेंडरी पिक्चर्स के लिए $125 मिलियन से $140 मिलियन के बीच नुकसान की राह पर थी, जिससे पता चलता है कि फिल्म दुनिया भर में $200 मिलियन पर बंद होगी, जो इसके संयुक्त उत्पादन और विपणन बजट से कम है। 37 जैक द जायंट स्लेयर 13 जून 2013 को सिनेमाघरों में बंद हुई, जिसने उत्तरी अमेरिका में कुल 65, 187, 603 और दुनिया भर में 197, 687, 603 की कमाई की। 4 बॉक्स ऑफिस पर इसकी असफलता की व्याख्या करते हुए विश्लेषकों ने निर्देशक के गहरे, अधिक वयस्क थीम वाले विजन और स्टूडियो की परिवार के अनुकूल उत्पाद की इच्छा के बीच संघर्ष की ओर इशारा किया, जिसके कारण एक PG-13 फिल्म का अंतिम समझौता हुआ, जो वयस्कों या बच्चों को पर्याप्त रूप से पसंद नहीं आई। 38. आलोचनात्मक स्वीकार्यता। जैक द जायंट स्लेयर को फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 208 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की रेटिंग 52% है, जिसकी औसत रेटिंग 5.70/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, यह उत्साहपूर्ण अभिनय और उचित रूप से मजेदार है, लेकिन जैक द जायंट स्लेयर डिजिटल प्रभावों और एक नीरस, अवैयक्तिक कहानी से भी अभिभूत है। 39 मेटाक्रिटिक पर 37 आलोचकों के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 40 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A से F के पैमाने पर B+ ग्रेड दिया। 41. हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने कहा, केवल कुशल कहानी कहने, स्पष्ट लॉजिस्टिक्स और लगातार दर्शक जुड़ाव के मामले में जैक हाल के हॉबिट से काफी बेहतर है। 42 शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने कहा, जैक द जायंट स्लेयर एक उत्साहजनक, मूल और पूरी तरह से मनोरंजक साहसिक है। 43. वैरायटी के जस्टिन चांग ने कहा, जैक द जायंट स्लेयर आश्चर्यजनक रूप से एक प्रवृत्ति को भुनाने का प्रयास लगता है, कहानी के पात्रों, स्थितियों और युद्ध के दृश्यों को यांत्रिक और थकाऊ रूप से पूर्वानुमानित प्रभाव में पुनः उपयोग करना। 44 द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने कहा, यह अंततः जैक एंड द बीनस्टॉक का एक डिजिटल रूप से विकसित, एक-आयामी संस्करण है। 45 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने कहा, ब्रायन सिंगर की पुरानी परिकथा में वह सब कुछ है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट को छोड़कर। 46. पुरस्कार वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ 2013 फीनिक्स फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी वर्ष की अनदेखी फिल्म असुर मारने वाला जैक मनोनीत 47 सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव असुर मारने वाला जैक मनोनीत BMI फिल्म और टीवी पुरस्कार फिल्म संगीत पुरस्कार जॉन ओटमैन जीत गया 48 2014 सैटर्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म असुर मारने वाला जैक मनोनीत 49 होम मीडिया अप्रैल 2013 में वार्नर होम वीडियो ने ब्लूरे 3D, ब्लूरे डिस्क और DVD पर जैक द जायंट स्लेयर की रिलीज की घोषणा की।
डिस्क को 18 जून 2013 को 2 संस्करणों में रिलीज किया गया, एक 3 डिस्क 3D ब्लूरे डीवीडी कॉम्बो पैक और एक 2 डिस्क ब्लूरे डीवीडी कॉम्बो पैक। दोनों सेटों में बीकम ए जाइंट स्लेयर फीचर, हटाए गए दृश्य, एक गैग रील और फिल्म की एक डिजिटल कॉपी शामिल है। उश मई 2010 में रीलर्स चैनल ने बताया कि फिल्म का निर्माण फरवरी 2011 तक विलंबित रहेगा। रिपोर्ट में देरी के कारणों के रूप में डिजिटल दिग्गजों के साथ लाइव एक्शन अभिनेताओं जेम्स कैमरून के अवतार की तरह के साथ कैमरे में दृश्यों को पूर्वदृश्यित करने में सिंगर की रुचि और जटिल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता का हवाला दिया गया। 13 पूर्व उत्पादन अक्टूबर 2010 में न्यू लाइन सिनेमा ने ब्रायन सिंगर को जैक द जाइंट किलर पर प्री प्रोडक्शन का काम शुरू करने की हरी झंडी दे दी, जिसका निर्माण अगले वसंत में शुरू होने वाला था। 14 नवंबर 2010 में सिंगर ने पुरुष और महिला लीड के लिए स्क्रीन परीक्षण शुरू किया। युवा फार्महैंड की भूमिका के लिए आरोन जॉनसन, निकोलस हॉल्ट और एन्यूरिन बर्नार्ड पर विचार किया गया और एडिलेड केन, लिली कोलिंस और जूनो टेम्पल ने राजकुमारी की भूमिका के लिए परीक्षण किया। शो दिसंबर 2010 में सिंगर ने कहा, मैं अपनी अगली फिल्म जैक द जायंट किलर के लिए एपिक रेड का उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, जिसे 3D में शूट किया जाएगा। कैमरे का अविश्वसनीय रूप से कॉम्पैक्ट आकार और असाधारण रिजोल्यूशन 3D प्रारूप के लिए आदर्श है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैक द जायंट किलर बिजली से पहले के समय में सेट की गई मेरी पहली फिल्म है। एपिक का असाधारण एक्सपोजर अक्षांश मुझे प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग को अधिक प्रभावी ढंग से तलाशने की अनुमति देगा। 16 फरवरी 2011 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि स्टेनली टुकी को प्रतिपक्षी के रूप में चुना गया था, जो राजा का सलाहकार था जो राज्य को संभालने की योजना बनाता है, और बिल निगी और जॉन कासिर को फॉलन के रूप में लिया गया था, जो दिग्गजों का 2 सिर वाला नेता था। निगी बड़े सिर की भूमिका निभाएंगे और कासिर छोटे सिर की भूमिका निभाएंगे। 17 फरवरी में ही निकोलस हाउल्ट को मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी। 18 सिंगर ने कहा कि वह स्किन्स के बाद से उन्हें पसंद करते थे और एक्समेन फर्स्ट क्लास में उनकी कास्टिंग का बहुत समर्थन करते थे। 12 उस महीने के अंत में इवान मैकग्रेगर राजा के कुलीन रक्षक के नेता के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए, जो दिग्गजों से लड़ने में मदद करता है। 19 मार्च 2011 में एलेनोर टॉमलिंसन को राजकुमारी के रूप में निकोलस हॉल्ट के विपरीत कास्ट किया गया। 20 और इयान मैकशेन को उनके पिता राजा ब्रह्मवेल की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया। 21 2 दिन बाद न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने 15 जून 2012 को रिलीज की तारीख की घोषणा की। अशार फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 12 अप्रैल 2011 को ब्रिटिश ग्रामीण इलाकों में शुरू हुई। 23-24 मई 2011 में उत्पादन वेल्स, चेडर और काउंटी में गुप्त स्थानों पर निर्धारित फिल्मांकन के साथ 2 सप्ताह के लिए समरसेट, इंग्लैंड चला गया, जिसमें वेल्स कैथेड्रल में फिल्माए गए दृश्य भी शामिल थे। 25 मई में भी ग्लूस्टरशायर के कोलफोर्ड के पास डीन के जंगल में पजलवुड में दृश्यों की शूटिंग की गई थी। पजलवुड, जिसमें असामान्य पेड़ और रॉक संरचनाएं हैं, का उपयोग पहले BBC टीवी श्रृंखला डॉक्टर हू और मर्लिन के फिल्मांकन के लिए किया गया है। कहा जाता है कि उसी जंगल ने J.R.R. टोल्किन को द हॉबिट लिखने के लिए प्रेरित किया था। 26 प्रदर्शन कैप्चर प्रक्रिया के बारे में सिंगर ने कहा, यह आकर्षक है। यह आपको अपने लिविंग रूम में एक बच्चे के रूप में नाटकाभिनय करने के दिनों में वापस ले जाता है, क्योंकि आप इधर-उधर भाग रहे होते हैं और कल्पना कर रहे होते हैं कि आप गेंटुआ में हैं, और कल्पना करें कि वहाँ ये हथियार और ये सभी विशाल चीजें हैं। लेकिन जब आप वहाँ होते हैं तो स्टायरोफोम और ब्लॉक के अलावा कुछ भी नहीं होता है। यह अभिनेताओं को उस समय में वापस जाने के लिए मजबूर करता है
जब वे बच्चों के रूप में नाटक अभिनय करते थे या न्यूनतम थिएटर करते थे। लेकिन उस तरह से यह आकर्षक है। मैं समझ सकता हूं कि रॉबर्ट जेमेकिस और जेम्स कैमरून ने इस तरह से तस्वीरें क्यों शूट करना शुरू किया है। 12. डाक उत्पादन। विशाल बीनस्टॉक कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ प्रस्तुत किए जाने से पहले और बाद में। जनवरी 2012 में वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज की तारीख को 9 महीने पीछे खिसका दिया, 15 जून 2012 से 22 मार्च 2013 तक। हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा, वार्नर संभवतः क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइज की वजह से इस कदम को उठा सकते हैं, जो जुलाई में रिलीज हुई थी, और फिल्म को पीछे ले जाने से स्टूडियो को स्पेशल इफेक्ट्स के लिए अधिक समय मिलता है। साथ ही पीटर जैक्सन की क्रिसमस टेंटपोल द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी में इसके लिए ट्रेलर संलग्न करने का मौका मिलता है। 28 अक्टूबर 2012 में वार्नर ब्रदर्स ने फिर से रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाया, इस बार 1 मार्च 2013, पिछली तारीख से 3 सप्ताह पहले। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म का शीर्षक भी जैक द जायंट किलर से बदलकर जैक द जायंट स्लेयर कर दिया। 29. फिल्म के विशेष प्रभाव 7 अलग-अलग दृश्य प्रभाव घरों द्वारा पूरे किए गए। डिजिटल डोमेन, जायंट स्टूडियो, द थर्ड फ्लोर, एमपीसी, सोहो वीएफएक्स, रोडियो एफएक्स और एच प्रोडक्शंस। 30 दिग्गजों को बनाने में 4 मुख्य चरण लगे। पहला चरण प्री कैप्चर था, जिसमें अभिनेता के चेहरे और शरीर की हरकतों को कैप्चर करने और उन्हें वास्तविक समय के आभासी वातावरण में प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन कैप्चर का उपयोग किया गया था। दूसरा चरण मुख्य फोटोग्राफी के दौरान हुआ, जहां सिमुलकैम तकनीक का इस्तेमाल मानव पात्रों को दिग्गजों के साथ वस्तुतः बातचीत करने में मदद करने के लिए किया गया था, जिन्हें पहले प्री कैप्चर में प्रस्तुत किया गया था। तीसरा चरण पोस्ट कैप्चर था, दिग्गजों की हरकतों को समायोजित करने के लिए दूसरा प्रदर्शन कैप्चर शूट, ताकि लाइव एक्शन प्रदर्शनों को सहजता से फिट किया जा सके। 30 बीनस्टॉक बनाने में 2 मुख्य आवश्यकताएं शामिल थीं। बीनस्टॉक के साथ बातचीत करने वाले अभिनेताओं के शॉट्स के लिए सेट एक्सटेंशन, जिन्हें ब्लू स्क्रीन के खिलाफ शूट किया गया था, और पृथ्वी से दिग्गजों की दुनिया में बढ़ने और विस्तार करने वाले बीनस्टॉक के शॉट्स के लिए पूर्ण सीजी रेंडरिंग। 30. सिंगर ने कहा कि फिल्म को बच्चों की उम्र के हिसाब से उपयुक्त बनाए रखने के लिए उन्हें विशेष प्रभावों को कम करना पड़ा। उन्होंने कहा, इस फिल्म में शायद स्क्रीन पर लोगों की संख्या मेरी अब तक की किसी भी फिल्म से ज्यादा है। इसे मजेदार तरीके से बनाया गया है, लेकिन लोगों को परेशान किए बिना इसे पूरा करना एक चुनौती थी। यह रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क या स्टार वार्स जैसा माहौल बनाने के बारे में था, जो आपको बहुत सी चीजों को करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह एक फिल्म की तरह लगता है। 6. साउंड ट्रैक। जैक द जायंट स्लेयर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जॉन ओटमैन। जारी किया 26 फरवरी 2013। शैली क्लासिक। लंबाई 1:12:51। Label वाटर टॉवर संगीत। फिल्म के साउंड ट्रैक में जॉन ओटमैन का संगीत है, जिन्होंने फिल्म में संपादक और समूह अलग हो जाता है। एलमोंट और क्रावे, उनके दूसरे, को एक दानव द्वारा बेहोश कर दिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है, जबकि जैक गुप्त रूप से उनका पीछा करता है। रॉड्रिक के साथी मारे जाते हैं और एक और दानव प्रकट होता है, लेकिन रॉड्रिक जादुई मुकुट प्रकट करता है और दानव को उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करता है। एलमोंट और क्रावे को दानवों के नेता, फॉलन, बिल निघी के पास ले जाया जाता है, जहां वे इसाबेल के साथ फिर से मिलते हैं। फॉलन दूसरों को डराने के लिए क्रावे को खा जाता है, ताकि वे बता सकें कि वे कैसे आए। लेकिन इससे पहले कि वह पूछताछ जारी रख सके, रॉड्रिक जादुई मुकुट पहने हुए आता है और कमान संभालता है। वह खुद को दानवों का राजा घोषित करता है, आदेश देता है कि इसाबेल और एलमोंट को खा लिया जाए, और दानवों को बीनस्टॉक से उतरने और उसके लिए दुनिया को जीतने के लिए तैयार करता है।
जैक इसाबेल और एलमोंट को विशालकाय रसोई में पाता है और उन्हें मुक्त करने के लिए रसोइये को मार देता है। तीनों बीनस्टॉक की ओर भागते हैं, लेकिन एक अन्य विशालकाय द्वारा उनका रास्ता रोक दिया जाता है। जैक और एलमोंट विशालकाय को किनारे से नीचे गिराने में धोखा देते हैं। जब विशालकाय जमीन पर गिरता है, तो राजा ब्रह्मवेल को उसका शरीर दिखाई देता है। विशालकाय आक्रमण के डर से वह बीनस्टॉक को काटने का आदेश देता है। जैक और इसाबेल बीनस्टॉक से नीचे उतरते हैं, जबकि एलमोंट रॉड्रिक को मारने के लिए पीछे रहता है। चढ़ाई के दौरान जैक और इसाबेल एक दूसरे के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। एलमोंट रॉड्रिक पर हमला करता है और एक छोटी सी लड़ाई के बाद उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर फॉलन मुकुट ले लेता है और उसे अंगूठी की तरह पहनता है, राजा की उपाधि का दावा करता है। उस पल बीनस्टॉक गिर जाता है और एलमोंट उस पर सवार होकर जमीन पर गिर जाता है। जैक और इसाबेल अभी भी बीनस्टॉक पर है, वे भी दुर्घटना से बचने में कामयाब होते हैं। इसाबेल के अपने पिता से फिर से मिलने के बाद राजा ब्रह्मवेल जैक को उसके बचाव के लिए पुरस्कृत करता है। हालांकि जैक और इसाबेल को अलविदा कहने की जरूरत से निराशा होती है। समूह विदा हो जाता है और जैक पीछे रह जाता है। फॉलन को बची हुई फलियां मिल जाती है और वह उनका इस्तेमाल चार और फलियां उगाने में करता है। दिग्गज उन पर हमला करने के लिए सवार होकर जमीन पर आते हैं। जैक नए फलियां आते देखता है और जल्दी से इसाबेल को चेतावनी देने के लिए सवार हो जाता है। वे शहर की दीवारों की सुरक्षा में पहुंच जाते हैं और राजा ब्रह्मवेल जैक और इसाबेल को चेतावनी देने के लिए कहते हैं। ड्रॉब्रिज को ऊपर उठाया जाता है और खाई में आग लगाने के लिए तेल डाला जाता है। फॉलन, जो शुरू में आग की खाई में डूबता हुआ प्रतीत होता है, महल के नीचे के भूगर्भ में एक पानी के नीचे का रास्ता पाता है। वह इसका इस्तेमाल सिंहासन कक्ष में घुसने और जैक और इसाबेल को खोजने के लिए करता है। वह उन दोनों को पकड़ लेता है और जैक को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक आखिरी फलियां फॉलन के गले में डाल देता है और वह फलियां बन जाती है, जिससे फॉलन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैक मुकुट ले लेता है और दिग्गजों के हमले को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। दिग्गजों को उनके राज्य में वापस भेज दिया जाता है और उन्हें उन बीन के डंठलों को काटने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में मदद करते थे। राजा ब्रह्मवेल कानून में बदलाव करते हैं और जैक और इसाबेल को शादी करने की अनुमति देते हैं। उनके जुड़वां बच्चे हैं और उन्हें दिग्गजों की कहानी सुनाते हुए देखा जाता है। इस बार वे उन घटनाओं को भी जोड़ते हैं जो उन्होंने खुद देखी थीं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी कहानी सच्चाई से विकसित होकर किंवदंती में बदल जाती है, जो आज की परीक्षा में बदल गई है। जादुई मुकुट को गुप्त रूप से सेंट एडवर्ड के मुकुट में कहा गया है। जब समय अंततः वर्तमान लंदन में पहुंचता है, तो एक भ्रमणशील वर्ग एक संग्रहालय में मुकुट को देखता है, जहां एक लड़का, जो रॉड्रिक का वंशज है, जानबूझकर मुकुट को देखता है। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि दिग्गजों का साम्राज्य आज भी लंदन के ऊपर मौजूद है। रालना, निकोलस हॉल्ट जैक के रूप में, एलेनोर टॉमलिंसन राजकुमारी इसाबेल के रूप में, स्टेनली टुची लॉर्ड रोड्रिक, इयान मैक्शेन किंग ब्रह्मवेल, बिल नाइगी जनरल फॉलन के रूप में, इवान मैकग्रेगर एलमोंट, एडी मार्सन क्रावे, इवेन ब्रेमर विके के रूप में, राल्फ ब्राउन जनरल एंटिन के रूप में, जॉन कासिर जनरल फॉलन के छोटे सिर के रूप में, कॉर्नेल जॉन फी के रूप में, एंड्रयू ब्रुक फी के रूप में, एंगस बार्नेट दुश्मन के रूप में, बेन डेनियल्स फम के रूप में, क्रिस्टोफर फेयरबैंक चाचा के रूप में। उत्पादन, यह एक बहुत ही पारंपरिक परीक्षा है, शायद अब तक की मेरी सबसे पारंपरिक चीज। लेकिन यह इस धारणा पर एक मजेदार मोड़ भी होगा
कि ये कहानियां कैसे कही जाती है। परीकथाएं अक्सर सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों से पैदा होती है और बच्चों के लिए कहानियों में तब्दील हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर वे किसी ऐसी चीज पर आधारित हों जो वास्तव में घटित हुई हो? क्या होगा अगर हम उस कहानी को देखें जिसने उस कहानी को प्रेरित किया जिसे आप अपने बच्चों को पढ़ते हैं? यह फिल्म इसी बारे में है। ब्रायन सिंगर, जैक द जायंट स्लेयर के निर्देशक, फिल्म के बारे में 5 विकास। पटकथा लेखक डैरेन लेम्के ने पहली बार 2005 में एलिस इन वंडरलैंड 2010, रेड राइडिंग हुड 2011 और स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन 2012 जैसी परियों की कहानियों पर आधारित अन्य समकालीन फिल्मों की रिलीज से पहले सीजीआई के साथ जैक एंड द बीनस्टॉक परीकथा को समकालीन बनाने का विचार प्रस्तावित किया था। 6 लेम्के ने स्क्रिप्ट का वर्णन एक लड़के के पुरुष बनने की पुरुषोन्मुख कहानी के रूप में किया और स्टार वार्स के जैक और ल्यूक स्काईवॉकर के बीच एक समानता खींची। 7 जनवरी 2009 में न्यू लाइन सिनेमा ने स्क्रिप्ट को निर्देशित करने के लिए डीजे कारुसो को काम पर रखा, जिसे बाद में मार्क बॉम्बैक ने फिर से लिखा। 8 अगस्त 2009 तक यह बताया गया कि ब्रायन सिंगर कारुसो की जगह ले सकते हैं। यह सितंबर 2009 में आधिकारिक हो गया। 9 अप्रैल 2010 में सिंगर ने पटकथा पर फिर से काम करने के लिए पटकथा लेखक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी के साथ मिलकर काम किया। सिंगर और मैकक्वेरी ने पहले पब्लिक एक्सेस, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, एप्ट प्यूपिल और वाल्किरी पर सहयोग किया था। 11 सिंगर ने कहा, क्रिस मैकक्वेरी ने मेरे लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्लेखन किया। वह एक अलग संरचना लेकर आए। यह बहुत हद तक एक पेजवन स्थिति थी, एक अलग कहानी। इसमें वही पात्र शामिल थे, लेकिन कुछ को हमने इधर-उधर घुमाया और इधर-उधर किया। वह बस एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण लेकर आए। 12 मैकक्वेरी के पुनर्लेखन में दिग्गजों के लिए एक गहरी पिछली कहानी और मनुष्यों के साथ उनके संबंधों की व्याख्या शामिल थी, जिसे सिंगर ने बहुत बड़ा सुधार माना। इसने बजट भी बढ़ा दिया। बजट को फिर से लाइन में लाने के लिए सिंगर ने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए टेलीविजन लेखक डैन स्टडनी को लाया। निकोलस कैराडॉक हॉल्ट बटा HOLT बटा, जन्म 7 दिसंबर 1989, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उनकी फिल्मोग्राफी में बड़े बजट की मुख्यधारा की प्रस्तुतियों में सहायक भूमिकाएं और अमेरिकी और ब्रिटिश फिल्मों में स्वतंत्र परियोजनाओं में मुख्य भूमिकाएं शामिल है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। उन्हें 2012 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया था। हॉल्ट ने एक बच्चे के रूप में स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। उन्होंने 1996 की फिल्म इंटीमेट रिलेशंस में 6 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की और कई टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई दिए। उनकी सफलता 2002 की कॉमेडी ड्रामा अबाउट ए बॉय में उनकी भूमिका से आई। उन्होंने E4 किशोर श्रृंखला स्किन्स 2007 से 2008 में टोनी स्टोनम के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की। वयस्क भूमिकाओं में उनका संक्रमण 2009 के ड्रामा ए सिंगल मैन से शुरू हुआ, जिसके लिए उन्हें बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड और फंतासी फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स 2010 के लिए नामांकन मिला। उन्होंने 2011 की सुपरहीरो फिल्म एक्समेन फर्स्ट क्लास में म्यूटेंट हैंक मैककॉय बटा बीस्ट की भूमिका निभाई। हॉल्ट ने एडवेंचर फिल्म जैक द जायंट स्लेयर 2013 में मुख्य भूमिका निभाई और रोमांटिक कॉमेडी वार्म बॉडीज 2013 में एक जॉम्बी की भूमिका निभाई। उन्होंने एक्शन फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में सहायक भूमिका निभाई और ब्लैक कॉमेडी द फेवरेट 2018 में रॉबर्ट हार्ले टॉल्किन 2019 में लेखक J.R.R. टोल्किन और हुलू कॉमेडी ड्रामा सीरीज द ग्रेट 2020 से 2023
में पीटर III जैसे विभिन्न ऐतिहासिक किरदारों को निभाने से पहले कई स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया। बाद में उनके काम ने उन्हें 2 गोल्डन ग्लोब और प्राइमटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। उसके बाद उन्होंने ब्लैक कॉमेडी द मेन्यू 2022 में अभिनय किया। फिल्म के बाहर हॉल्ट ने 2010 के एक्शन रोल प्लेइंग गेम फेबल 3 में इलियट की आवाज दी और 2009 के वेस्ट एंड प्ले न्यू बॉय में दिखाई दिए। वह चैरिटेबल संगठनों टीनेज कैंसर ट्रस्ट और क्रिश्चियन एड का समर्थन करते हैं। प्रारंभिक जीवन। निकोलस कैराडॉक हॉल्ट का जन्म 7 दिसंबर 1989 को वोकिंगम, बर्कशायर में हुआ था। 2 उनके पिता ग्लेनिस नी ब्राउन, एक पियानो शिक्षिका, और रोजर हॉल्ट, एक वाणिज्यिक पायलट थे। 3-4 उनका मध्य नाम कैराडॉक, उच्चारण का.ra.dk, एक मध्य वेल्श नाम है और इसका अनुवाद प्रियतम होता है। 5 उनकी पैतृक दादी का नाम अन्ना नेगल था, जो एक मंच और फिल्म अभिनेत्री थीं, जो 1930 और 1940 के दशक में काफी प्रसिद्ध थीं। 6 उनके 3 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला जीव विज्ञान का छात्र है, और 2 बहनें, दोनों ही अभिनेत्री है। 2-7 हॉल्ट ने अपना अधिकांश बचपन सिंडलेशम में अपने परिवार के निवास पर बिताया। 8 उनके बड़े भाई बहनों को बचपन से ही अभिनय और नृत्य में रुचि थी। वे कक्षाएं लेते थे और ऑडिशन में भाग लेते थे। एक बच्चे के रूप में उन्होंने उनके साथ जाना शुरू किया और अभिनय में अपनी रुचि विकसित की। उन्होंने 2011 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में अपने बचपन और अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंधों पर चर्चा करते हुए कहा, हम बगीचे में इधर-उधर दौड़ते और पेड़ों पर घर बनाते हुए बहुत ही सामान्य बच्चे थे। यह बहुत सामान्य था। 9. हॉल्ट के बचपन के दौरान उनके पिता नियमित रूप से घर से दूर काम करते थे और उनके भाई स्कूल जाते थे। नतीजतन उन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी मां और बहनों के साथ बिताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा पाला जाने से उन्हें कुछ ऐसे नुकसानों से बचने में मदद मिली होगी जिनमें वे लोग फंस जाते हैं जो महिलाओं के साथ नहीं बड़े हुए। 10 हॉल्ट की शिक्षा द कूम्स इन्फेंट एंड नर्सरी स्कूल और फिर आर्बरफील्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड जूनियर स्कूल में हुई। 11 उन्होंने अपनी बहनों के साथ बैले का अभ्यास किया और इंग्लिश नेशनल बैले के साथ स्वान लेक और द नटक्रैकर की प्रस्तुतियों में भाग लिया। 12 हालांकि वे शुरू में अंग्रेजी, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में उन्नत स्तर के प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते थे। 9-14 हॉल्ट बचपन में ट्रॉम्बोन बजाते थे और स्थानीय गायक मंडली के सदस्य थे। आजीविका 1996 से 2005 प्रारंभिक कैरियर। हॉल्ट की अभिनय क्षमता की खोज 3 साल की उम्र में एक थिएटर निर्देशक ने हॉल्ट के भाई द्वारा अभिनीत एक नाटक के प्रदर्शन के दौरान की थी। निर्देशक हॉल्ट की अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से प्रभावित हुए और उन्हें अपने अगले थिएटर प्रोडक्शन द कॉकेशियन चौक सर्कल में एक भूमिका की पेशकश की। 14 हॉल्ट ने ऑडिशन में भाग लेना शुरू कर दिया और 5 साल की उम्र में उन्हें 1996 के नाटक इंटीमेट रिलेशंस में कास्ट किया गया, जो उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका थी। बाद में वे टेलीविजन कार्यक्रमों कैजुअल्टी, साइलेंट विटनेस, द बिल, जज जॉन डीड और डॉक्टर्स में दिखाई दिए। हॉल्ट ने शुरुआत में अभिनय को एक संभावित करियर विकल्प के बजाय एक शौक के रूप में देखा। द डेली टेलीग्राफ के साथ मार्च 2009 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें इससे प्यार नहीं था। मैंने बस इसका आनंद लिया। यह एक फुटबॉल टीम के लिए खेलने जैसा था। जब आपको कोई भूमिका मिलती थी तो यह बहुत अच्छा होता था। और नए लोगों से मिलना, यह एक रोमांचक नई दुनिया थी। 14. हॉल्ट की अगली फीचर फिल्म उपस्थिति 11 साल की उम्र में क्रिस और पॉल वीच की 2002 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म अबाउट ए बॉय में आई। 15 हॉल्ट शुरू में इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए अक्टूबर 2012 में यह घोषणा की गई कि सिंगर एक्समेन सीरीज की अगली फिल्म एक्समेन
डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का निर्देशन करेंगे। वॉन निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में बने रहे और फिल्म मई 2014 में रिलीज हुई। 23 सिंगर ने आइसक्रीम मैग्नम गोल्ड के विज्ञापनों का निर्माण किया, जिसमें बेनिकियो डेल टोरो शामिल थे। 24 2012 में सिंगर जेन लिंच के साथ गाय शलेम द्वारा निर्देशित लघु फिल्म रॉनी एंड आई के कार्यकारी निर्माता थे। 25 जिसे आउटफेस्ट और कांस में प्रदर्शित किया गया था। 26 27 सिंगर ने एक और एक्समैन फिल्म एक्समैन एपोकेलिप्स का निर्देशन किया। 28 जिसे उन्होंने साइमन किनबर्ग, डैन हैरिस और माइकल डॉघर्टी के साथ निर्मित और सहलिखा भी था। 29 डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के सितारे ह्यू जैकमैन, जेम्स मैकएवॉय, माइकल फैसपेंडर, निकोलस हाउल्ट, जेनिफर लॉरेंस और इवान पीटर्स ने एपोकेलिप्स के लिए सिंगर के साथ फिर से टीम बनाई। 30-31 एक्समैन एपोकेलिप्स की रिलीज के बाद सिंगर ने जेनिफर लॉरेंस अभिनीत एक एकल मिस्टिक फिल्म का निर्देशन करने में रुचि व्यक्त की। 32 2015 में सिंगर बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस और सेम नेम प्रोडक्शंस ने गाय शालेम के साथ एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पर सहयोग करना शुरू किया। डॉक्यूमेंट्री को एक गतिशील अरब इजरायल कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष का पता लगाने के लिए तैयार किया गया था। 33 2016 में फॉक्स ने घोषणा की कि सिंगर 20,000 लीग्स अंडर द सीज के अपने संस्करण का निर्देशन करेंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट के विस्तार में भाग लेने के लिए कहा गया था। 34 नवंबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि सिंगर क्वीन की बायोपिक बोहेमियन रैप्सोडी का निर्देशन करेंगे। 35 उन्होंने जिम बीच और ग्राहम किंग के साथ फिल्म का निर्माण किया। 36 1 दिसंबर 2017 को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि 20वीं शताब्दी फॉक्स ने सिंगर की अप्रत्याशित अनुपलब्धता के कारण अस्थायी रूप से उत्पादन रोक दिया था। सूत्रों का कहना है कि वह थैंक्सगिविंग सप्ताह के बाद सेट पर लौटने में विफल रहे थे। निर्माता उत्पादन की स्थिति को लेकर घबराए हुए थे और संभावित रूप से उन्हें बदलने के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी, जिस बिंदु पर सिनेमेटोग्राफर न्यूटन थॉमस सिगेल ने सिंगर की अनुपस्थिति के दौरान निर्देशन करने के लिए कदम रखा हो सकता है। 37 सिंगर की अनुपस्थिति कथित तौर पर उनके और उनके परिवार से संबंधित एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य मामले के कारण थी। सिंगर कथित तौर पर कई मौकों पर सेट पर देर से पहुंचे थे और कई बार मालिक से भिल गए थे। 39 4 दिसंबर 2017 को सिंगर को मुख्य फोटोग्राफी में लगभग 2 सप्ताह शेष रहने पर निर्देशक के रूप में निकाल दिया गया था। 40 सिंगर के प्रतिस्थापन डेक्सटर फ्लेचर को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि वह आए और बस इसे खत्म कर दिया। वास्तव में 41 20वीं शताब्दी फॉक्स ने स्टूडियो के साथ अपने बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस सौदे को समाप्त कर दिया। सिंगर को अभी भी बोहेमियन रैप्सोडी के लिए निर्देशकीय श्रेय प्राप्त हुआ, क्योंकि डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने फैसला सुनाया कि केवल एकमात्र निर्देशक ही श्रेय प्राप्त कर सकता है। 42 जनवरी 2017 के अंत में सिंगर ने एक्समैन यूनिवर्स में द गिफ्टेड नामक एक एक्शन एडवेंचर पायलट को निर्देशित करने के लिए साइन किया। शो को फॉक्स पर प्रसारित किया गया और 2 सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 43 2020 का दशक जून 2023 में वैरायटी ने बताया कि सिंगर एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण और स्ववित्तपोषण कर रहे हैं, जिसमें वह अपने खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को संबोधित करेंगे। 44 45 व्यक्तिगत जीवन गायक उभयलिंगी है। 46 और उन्होंने कहा है कि यहूदी और यौन अल्पसंख्यक के रूप में बड़े होने से उनकी फिल्में प्रभावित हुईं। 47 उनका और अभिनेत्री मिशेल क्लूनी का एक बेटा है, जिसका जन्म जनवरी 2015 में हुआ था। 48 सिंगर 2021 में अपनी संपत्ति बेचने से पहले कैलिफोर्निया के मालिबू में रहते थे और अब इजराइल में रहते हैं। 49 50 51 यौन उत्पीड़न के आरोप 1997 का मुकदमा 1997 में एक 14
वर्षीय एक्स्ट्रा ने सिंगर पर उसे और अन्य नाबालिगों को फिल्म एप्ट प्यूपिल के लिए नग्न स्नान दृश्य फिल्माने के लिए कहने का आरोप लगाया। 52 दो अन्य किशोर लड़कों 16 और 17 साल के ने बाद में 14 वर्षीय के दावे का समर्थन किया। लड़कों ने अनुभव से आघात का दावा किया और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ भावनात्मक संकट, लापरवाही और गोपनीयता के आक्रमण का आरोप लगाते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। 53 और आरोप लगाया कि उन्हें यौन संतुष्टि के लिए फिल्माया गया था। 54 जबकि कुछ स्रोत बताते हैं कि अपर्याप्त सबूत के कारण दीवानी मामला खारिज कर दिया गया था। 55, 56, 57 अन्य संकेत देते हैं कि इसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था। 58, 59, 60 लॉस एंजल्स काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय ने आपराधिक आरोपों को दबाने से इनकार कर दिया। 60 2014 के मुकदमे और आरोप। अप्रैल 2014 में सिंगर पर एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के सिविल मुकदमे में आरोप लगाया गया था। वकील जेफ हरमन द्वारा दायर मुकदमे के अनुसार सिंगर पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता और मॉडल माइकल एगन 3 को हवाई में नशीला पदार्थ खिलाकर उसका बलात्कार किया। 1990 के दशक के अंत में दोषी यौन अपराधी मार्क कॉलिंसरेक्टर द्वारा आयोजित पार्टियों में उनसे पहली बार मुलाकात की थी। 61 सिंगर के वकील ने आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत कहा और कहा कि सिंगर ने जवाबी मुकदमा करने की योजना बनाई है। 62 सिंगर ने एक बयान में आरोपों का खंडन किया, उन्हें अपमानजनक, क्रूर और पूरी तरह से झूठा कहा। 63 22 मई 2014 को सिंगर के वकील ने संघीय जिला न्यायाधीश सुसान ओकी मोल्वे के सामने सबूत पेश किए, जिसमें कहा गया कि उस समय न तो सिंगर और न ही एगन हवाई में थे। 65 मई 2014 में एक अज्ञात ब्रिटिश व्यक्ति की ओर से वकील जेफ हरमन द्वारा एक और मुकदमा दायर किया गया था। सिंगर और निर्माता गैरी गोडार्ड, जिन्हें पहले मामले में अलग से भी नामित किया गया था, दोनों पर जॉन डो नंबर 117 इंच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। 66 मुकदमे के अनुसार गोडार्ड और सिंगर उस व्यक्ति से यौन संबंध बनाने के लिए मिले थे जब वह नाबालिग था और सुपरमैन रिटर्न्स के प्रीमियर के लिए लंदन में रहने के दौरान उसके खिलाफ लैंगिक हिंसा के कृत्यों में शामिल थे। 67 इस मामले में सिंगर के खिलाफ आरोप जुलाई 2014 में आरोप लगाने वाले के अनुरोध पर खारिज कर दिया गया था। 68सिंगर को हॉलीवुड में बाल यौन शोषण पर 2014 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन ओपन सीक्रेट में उद्धृत किया गया था, लेकिन ईगन के आरोपों का विवरण फिल्म के निर्माण के दौरान ईगन द्वारा अपना मुकदमा वापस लेने के बाद छोड़ दिया गया था। 69 70 लेखक ब्रेट ईस्टन एलिस ने आरोप लगाया कि उनके दो पूर्व साथी सिंगर और साथी निर्देशक रोलैंड एमेरिच द्वारा आयोजित कम उम्र की सेक्स पार्टियों में शामिल हुए थे। 71 2017 मुकदमा। 7 दिसंबर 2017 को सीजर सांचेज गुज़मैन ने सिंगर के खिलाफ वाशिंगटन में मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2003 में 17 साल की उम्र में निर्देशक ने उनके साथ बलात्कार किया था। 72 सिंगर ने आरोपों से इनकार किया और खुद को लोगों की नज़रों से दूर कर लिया। 73 मुकदमे की घोषणा के बाद यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स ने अपने डिवीजन ऑफ सिनेमा एंड मीडिया स्टडीज प्रोग्राम से सिंगर का नाम हटा दिया। 74 एक ऐसी कार्रवाई जिसके लिए पहले स्कूल में छात्रों द्वारा उनके खिलाफ कई आरोपों के कारण याचिका दायर की गई थी। 75जून 2019 में सांचेज गुज़मैन के दिवालियापन ट्रस्टी नैन्सी जेम्स ने $150,000 के समझौते को मंजूरी देने की सिफारिश की, जिसमें इस बात के सबूत न होने का हवाला दिया गया कि सिंगर उस याट पार्टी में शामिल हुए थे जहां कथित हमला हुआ था। सिंगर के वकील एंड्रयू ब्रेटलर ने कहा कि सिंगर ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है और दिवालियापन ट्रस्टी के साथ मामले को सुलझाने का फैसला पूरी तरह से एक व्यावसायिक फैसला था। समझौते का ज्यादातर हिस्सा लेनदारों और मामले के प्रशासकों को भुगतान करने में जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा सांचेज गुज़मैन को आवंटित किया जाएगा। 76
2019 के आरोप। यह भी देखे वेनस्टीन प्रभाव। 23 जनवरी 2019 को एलेक्स फ्रेंच और मैक्सिमिलियन पॉटर ने द अटलांटिक में एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें 4 और पुरुषों ने आरोप लगाया कि सिंगर ने उनके साथ कम उम्र में यौन उत्पीड़न किया था। 77, 78, 79 लेख में यह भी दावा किया गया है कि सांचेज गुज़मैन का 2017 का मुकदमा तब रुका हुआ था जब सिंगर की कानूनी टीम ने सांचेज गुज़मैन की रिपोर्ट आंतरिक राजस्व सेवा और अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों को की थी। हालांकि सिंगर के वकीलों में से एक ने इस पर विवाद किया था। 77, 80 पुरुषों के आरोपों के जवाब में सिंगर ने उनके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया और पत्रकारों को होमोफोबिक बताया। 77、81、82。 नए आरोपों के मद्देनजर ग्लाद ने वर्ष के ग्लाद मीडिया अवार्ड उत्कृष्ट फिल्म वाइड रिलीज श्रेणी में के लिए बोहेमियन रैप्सोडी का नामांकन वापस ले लिया क्योंकि सिंगर ने द अटलांटिक कहानी पर प्रतिक्रिया देते हुए यौन उत्पीड़न के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए होमोफोबिया का गलत इस्तेमाल किया। 83, 84 टाइम्स अपने ट्विटर पर इस फैसले की सराहना करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, ब्रायन सिंगर के व्यवहार के बारे में हाल ही में लगे आरोप भयावह है और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। 85, 83, 86, 87 6 फरवरी को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने उनके खिलाफ आरोपों के कारण सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए बफ्टा पुरस्कार के लिए बोहेमियन रैप्सोडी के नामांकन से सिंगर का नाम हटा दिया। 88、89。 11 फरवरी को मिलेनियम फिल्म्स ने कहा कि रेड सोंजा, एक फिल्म जिसे सिंगर को निर्देशक के रूप में जोड़ा गया था, अब उनकी फिल्मों की सूची में नहीं थी। कंपनी के संस्थापक एवी लर्नर ने पहले आरोपों के बावजूद सिंगर को काम पर रखने का बचाव किया था। 90。 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक श्रेय दिया गया नोट्स। निदेशक निर्माता लेखक अभिनेता। 1988शेर की गुफा हा 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 लघु फिल्म। 1993 सार्वजनिक पहुंच हा 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 नहीं। 1995 हमेशा की तरह संदिग्ध हा हा नहीं नहीं। ब्रायन जे सिंगर, जन्म 16 सितंबर 1965, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वे बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस के संस्थापक हैं और उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित लगभग सभी फिल्मों का निर्माण किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से स्नातक करने के बाद सिंगर ने अपनी पहली लघु फिल्म लायंस डेन 1988 का निर्देशन किया। उस फिल्म के आधार पर उन्हें अपनी अगली फिल्म पब्लिक एक्सेस 1993 के लिए वित्तपोषण मिला, जो 1993 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार की सहविजेता थी। 1990 के दशक के मध्य में सिंगर को नियोनोइर क्राइम थ्रिलर द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 के निर्देशन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने एक और थ्रिलर एप्ट प्यूपिल 1998 बनाई, जो एक लड़के के नाजी युद्ध अपराधी के प्रति आकर्षण के बारे में स्टीफन किंग के उपन्यास का रूपांतरण था। 2000 के दशक में वे एक्स-मेन 2000 जैसी बड़े बजट की सुपरहीरो फिल्मों के लिए जाने गए, जिसके लिए सिंगर ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए 2000 का सैटर्न पुरस्कार जीता। इसके सीक्वल एक्स-2 2003 और सुपरमैन रिटर्न्स 2006। इसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक थ्रिलर वाल्किरी 2008 का निर्देशन किया। एक्स-मेन फर्स्ट क्लास 2011 का सहलेखन सह-निर्माण किया और फंतासी एडवेंचर फिल्म जैक द जायंट स्लेयर 2013 का निर्देशन किया। साथ ही 2 और एक्स-मेन फिल्में एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 और एक्स-मेन एपोकैलिप्स 2016 का निर्देशन किया। सिंगर ने क्वीन की जीवनी पर आधारित फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी 2018 का भी निर्देशन किया। हालांकि कलाकारों और क्रू के साथ झड़पों के कारण उन्हें फिल्मांकन के दौरान निकाल दिया गया था। प्रारंभिक जीवन। सिंगर का जन्म 1965 या 1966 में हुआ था। और उन्हें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेस सिंडेन और कॉरपोरेट कार्यकारी नॉर्बर्ट डेव सिंगर ने गोद लिया था।
3. वे न्यू जर्सी के वेस्ट विंडसर टाउनशिप में एक यहूदी घराने में पले बड़े। अपनी शुरुआती किशोरावस्था में उन्होंने फोटोग्राफी के साथ प्रयोग करने के साथ साथ 8 मिमी फिल्में बनाना शुरू कर दिया। 4. उन्होंने वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल, अब इसका नाम बदलकर वेस्ट विंडसर प्लेन्सबोरो हाई स्कूल साउथ कर दिया गया है, में दाखिला लिया और 1984 में स्नातक किया। 5. 6. उन्होंने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में 2 साल तक फिल्म निर्माण का अध्ययन किया और बाद में लॉस एंजिल्स में यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने क्रिटिकल स्टडीज प्रोग्राम का पालन किया। 7. आजीविका 1980 से 1990 का दशक। सिंगर ने 1988 में लायंस डेन नामक एक लघु फिल्म का निर्देशन किया जिसमें उनके कई दोस्त शामिल थे, जिनमें अभिनेता एथन हॉक भी शामिल थे, जिन्हें वे न्यू जर्सी में अपने बचपन से जानते थे, और संपादक जॉन ओटमैन थे, जिनसे उनकी मुलाकात एक दोस्त की लघु फिल्म पर काम करने के दौरान हुई थी। 8. 9. लायंस डेन की स्क्रीनिंग के बाद सिंगर को टोकुमा जापान प्रोडक्शन से किसी ने संपर्क किया, जो एक जापानी कंपनी थी जो कम बजट की फिल्मों की एक श्रृंखला को वित्तपोषित करने में रुचि रखती थी। 10. सिंगर ने एक अवधारणा पेश की जो अंतः फिल्म पब्लिक एक्सेस 1993 बन गई। ओटमैन ने फिर से संपादक के रूप में काम किया, लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म के लिए स्कोर भी तैयार किया। 1993 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को रूबी इन पैराडाइज के साथ ग्रैंड जूरी पुरस्कार का सहविजेता नामित किया गया था। 11. 1994 में उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज की प्रसिद्ध पंक्ति को श्रद्धांजलि देते हुए प्रोडक्शन कंपनी बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस की स्थापना की। इसके बाद सिंगर ने द उजुअल सस्पेक्ट्स का निर्देशन किया, जिसे 1995 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर प्रदर्शित किया गया। उद्धरण वांछित, यह एक सफलता थी जिसने क्रिस्टोफर मैकक्वेरी को सर्वश्रेष्ठ लेखन, मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार और अभिनेता केविन स्पेसी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार दिलाया। उद्धरण वांछित, 1998 में सिंगर ने स्टीफन किंग के उपन्यास एप्ट प्यूपिल को अनुकूलित करने के अधिकार प्राप्त किए, जो एक अखिल अमेरिकी लड़के के बारे में एक थ्रिलर है जो यह पता लगाता है कि एक नाजी युद्ध अपराधी उसके पड़ोस में रहता है। 12. सिंगर के फिल्म रूपांतरण में सर इयान मैककेलेन, ब्रैड रेनफ्रो और डेविड श्विमर ने अभिनय किया। 2000 कॉमिक कॉन 2006 में सिंगर 2000 के दशक की शुरुआत में सिंगर इसी नाम की चक बैरिस की किताब पर आधारित कन्फेशंस ऑफ ए डेंजरस माइंड का निर्देशन करने की उम्मीद कर रहे थे। 13. बाद में इस फिल्म का निर्देशन जॉर्ज क्लूनी ने मीरामैक्स फिल्म्स के लिए किया, जिसमें सैम रॉकवेल मुख्य भूमिका में थे। फरवरी 2001 में सिंगर स्टूडियो यूएसए, अब एनबीसी यूनिवर्सल टेलीविजन स्टूडियो के लिए एक नई बैटलस्टार गैलाक्टिका टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। बीबीसी न्यूज से बात करते हुए सिंगर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गैलाक्टिका ब्रांड एक सोया हुआ दिग्गज है। यह एक ऐसा शो था जिसे मैंने इसके शुरुआती दौर के दौरान देखा था, पायलट से लेकर अंतिम एपिसोड तक। सार और ब्रांड नाम ऐसे माहौल में काफी शक्तिशाली है जहां विज्ञानफाई प्रोग्रामिंग की भारी कमी है। 14. सिंगर ने अंततः इस परियोजना को छोड़ दिया, जिसे साइंस फिक्शन चैनल पर एक अन्य टीम द्वारा निर्मित किया गया था। सिंगर ने सुपरहीरो फिल्में एक्स-मेन 2000 और एक्स-2 2003 निर्देशित कीं, जो व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। 2004 के मध्य में सिंगर 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड निर्देशित करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जब उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए सुपरमैन रिटर्न्स निर्देशित करने पर सहमति जताई। परिणामस्वरूप 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने सिंगर की प्रोडक्शन कंपनी बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस के साथ अपना प्रोडक्शन डील समाप्त कर दिया। शो सुपरमैन रिटर्न्स को 2005 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया गया था और 28 जून 2006 को रिलीज किया गया था। सिंगर ने दावा किया
कि उन्होंने हमेशा चरित्र की प्रशंसा की और उसके साथ पहचान की, इस तथ्य का हवाला देते हुए कि वह और सुपरमैन दोनों अनाथ है। उन्होंने कहा कि वह क्रिस्टोफर रीव अभिनीत 1978 की फिल्म और एलेक्स रॉस की कॉमिक से प्रेरित थे। 16. 2009 में वाल्किरी के प्रीमियर पर सिंगर। अगस्त 2009 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कि सिंगर 1970 के दशक के उत्तरार्ध की बैटलस्टार गैलाक्टिका टेलीविजन श्रृंखला की एक बड़ी स्क्रीन पुनर्कल्पना का निर्देशन और निर्माण करेंगे, जो कि सिफी चैनल पुनर्कल्पित श्रृंखला से कोई सामग्री नहीं खींचेगी। 17. द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार 10 सितंबर 2009 को यह घोषणा की गई कि एनबीसी ने सिंगर और ब्रायन फुलर के साथ ऑगस्टेन बरोज के टेलीविजन को एक काल्पनिक होम शॉपिंग नेटवर्क के बारे में एक श्रृंखला में रूपांतरित करने के लिए साझेदारी की है। 18. न तो परियोजना अंतः निर्मित की गई थी। 16 दिसंबर 2009 को जेम्स कैमरून की अवतार के प्रीमियर पर सिंगर ने पुष्टि की कि वह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए जैक द जायंट स्लेयर 2013 का निर्देशन करेंगे और उन्होंने एक्स-मेन फर्स्ट क्लास करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। 19. गैरप्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। 20. लेकिन दोनों परियोजनाओं के बीच संघर्ष के कारण सिंगर फर्स्ट क्लास पर केवल एक निर्माता और सहपटकथा लेखक बने रहे। 21. और मैथ्यू वॉन ने निर्देशकीय कर्तव्यों को संभाला। अनिच्छुक थे क्योंकि कास्टिंग प्रक्रिया लंबी थी और उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती थी। फिर भी उन्होंने ऑडिशन के शुरुआती दौर में भाग लेने का फैसला किया और अंततः उन्हें मार्कस की भूमिका में लिया गया, जो एक ऊनी टोपी वाला, आत्मघाती, हिप्पीश एकल माँ का अजीबोगरीब बेटा था, जिसे स्कूल में बुरी तरह से तंग किया जाता है। 16. अबाउट ए बॉय एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $130 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त की। 15. 17. हॉल्ट के एक अकेले स्कूली लड़के के चित्रण को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। 16. जब तक फिल्म रिलीज हुई, हॉल्ट ने आर्बरफील्ड में अपना जूनियर स्कूल छोड़ दिया था और लंदन में सिल्विया यंग थिएटर स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि बदलाव मुश्किल था, वहाँ उनका समय कम था और वह एक नियमित स्कूल में जाना पसंद करते थे। वह अभी भी अभिनय को पेशे के रूप में नहीं अपनाना चाहते थे और 14 साल की उम्र में उन्होंने सिल्विया यंग थिएटर स्कूल को छोड़कर रानेलाग स्कूल में दाखिला ले लिया। हॉल्ट ने रिचर्ड ई ग्रांट की अर्धात्मकथात्मक फिल्म वाह वाह 2005 में राल्फ कॉम्पटन की भूमिका निभाई, जो एक लड़का है जिसे अपने परिवार के विघटन से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है। 1960 के दशक के दौरान स्वाजीलैंड में सेट की गई यह फिल्म स्वाजीलैंड प्रोटेक्टरेट के घटते वर्षों का वृत्तांत बताती है। 18. हॉल्ट ने हॉलीवुड में गोर वर्बिंस्की की फिल्म द वेदर मैन 2005 से शुरुआत की, जिसमें वे एक टेलीविजन मौसम प्रस्तुतकर्ता के बेटे की भूमिका में थे, जो मध्यजीवन संकट से गुजर रहा था। फिल्म और हॉल्ट का प्रदर्शन काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं गया। 19. 7. वाह वाह और द वेदर मैन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 2021. 2013 में हॉल्ट ने 2 प्रमुख फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने पहली बार जोनाथन लेविन की रोमांटिक कॉमेडी वार्म बॉडीज में आर नामक एक जॉम्बी का किरदार निभाया था, जो 1 फरवरी को रिलीज हुई थी। 58. आइजैक मैरियन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण फिल्म को केंद्रीय चरित्र के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, ज्यादातर कथन के माध्यम से। लेविन ने कहा कि उन्हें आर की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त अभिनेता खोजने में कठिनाइयां हुई, जब तक कि उनकी मुलाकात हॉल से नहीं हुई, जो इस परियोजना के प्रति आकर्षित थे, जिसे उन्होंने कई पॉप संस्कृति और साहित्यिक संकेतों के उपयोग के कारण एक डरावनी फिल्म से कहीं अधिक के रूप में वर्णित किया था, और इससे भी अधिक उस भूमिका के प्रति जिसने मुझे दम हिला दिया। हॉल्ट ने कहा कि उन्होंने एडवर्ड सिजोरहैंड्स 1990 से प्रेरणा ली क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों फिल्मों के केंद्रीय पात्रों की कठिनाइयां समान है। हम डांस स्टूडियो में अपने जूते उतार देते थे, दीवार से बाहर निकलकर अपने शरीर को बहुत भारी महसूस करते थे। 60.
फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 61 बेन केंद्रिक ने संभावित रूप से रेजी योग्य भूमिका में संयम के लिए हॉल्ट की प्रशंसा की। वह दूसरी दिशा में बहुत दूर कदम रखे बिना आर में बहुत अधिक जीवन लाता है, और हालांकि उसके जोम्बी तरीके थोड़े मजबूर लग सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसके यादगार क्षण अजीबोगरीब क्षणों से अधिक है और भारी है। 62 हॉल्ट को जीवित मृतक की अपनी भूमिका में एक बेहद आकर्षक अभिनेता जो आकर्षण का प्रतीक है के रूप में भी वर्णित किया गया था। 63. हॉल्ट की अगली फिल्म ब्रायन सिंगर की 2013 की फंतासी एडवेंचर जैक द जायंट स्लेयर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने फिल्म में इसी नाम के नायक की भूमिका निभाई जो ब्रिटिश परी कथाओं जैक द जायंट किलर और जैक एंड द बीनस्टॉक पर आधारित है। 64 हॉल्ट के प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक मैरी पोल्स, जस्टिन चांग और रिचर्ड रोपर ने खराब माना। पोल्स ह्यू ग्रांट की उनकी भ्रामक नकल की आलोचना कर रहे थे और अन्य दो ने उन्हें और उनके चरित्र को क्रमशः नीरस और उबाऊ बताया। 65, 66, 67. इसके बाद हॉल्ट जेक पाल्ट्रो की साइंस फिक्शन फिल्म यंग ओन्स 2014 में दिखाई दिए। एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट जहां पानी दुर्लभ है। फिल्म में हॉल्ट ने फ्लेम लीवर की भूमिका निभाई थी, जो एक युवक है जो फिल्म के केंद्रीय चरित्र अर्नेस्ट होल्म के स्वामित्व वाली जमीन का दावा करने की कोशिश कर रहा है। 68 हॉल्ट ने सोचा कि यह भूमिका उनके पिछले किसी भी काम से अलग थी और कहा कि फिल्म के दौरान उनके चरित्र के संदिग्ध विकल्पों ने उन्हें परेशान किया। भूमिका की तैयारी के लिए हॉल्ट ने एसी हिंटन द्वारा लिखे गए उपन्यास पढ़े। फिल्म को दक्षिण अफ्रीका में एक निर्जन स्थान पर शूट किया गया था। हॉल्ट ने कहा कि गर्म मौसम की स्थिति में फिल्मांकन करना मुश्किल था, लेकिन सुंदर दृश्यों ने कहानी को बेहतर ढंग से बताने में मदद की। 69 उन्होंने कहा कि इसने उन्हें पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति अधिक सचेत भी किया। 70 फिल्म का प्रीमियर 2014 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 69 71 टिप्पणीकारों ने फिल्म के असाधारण दृश्यों पर प्रकाश डाला, लेकिन इसके कथानक की आलोचना की। 68 एवी क्लब के कीथ उहलिच ने कहा कि हॉल्ट कहानी के स्थिर प्रतिगामी मर्दांगी के लिए एक खराब फिट थे। 72, 2015 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान इक्वल्स के प्रीमियर पर क्रिस्टन स्टीवर्ट और ड्रेक डोरेमस के साथ हॉल्ट ने 2014 में अपनी दूसरी रिलीज ब्रायन सिंगर की एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में बीस्ट के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। हॉल्ट ने कहा कि किरदार निभाना उनके लिए एक आजादी भरा अनुभव था और यह अचानक आजाद हो जाना मजेदार था। जब आप मेकअप पहन रहे होते हैं तो आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको दो बहुत अलग तकनीकें प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबी मेकअप प्रक्रिया साढ़े 3 घंटे तक चल सकती है। 73 एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट ने दुनिया भर में $747 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह उस समय श्रृंखला और हॉल्ट के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 74, 2015 में हॉल्ट की 3 अन्य फिल्में रिलीज हुई। गिलियन फ्लिन के रहे से उपन्यास डार्क प्लेसेस का फीचर फिल्म रूपांतरण, ओवेन हैरिस की डार्क कॉमेडी किल योर फ्रेंड्स जो इसी नाम के 2008 के उपन्यास पर आधारित है, और ड्रेक डोरेमस द्वारा निर्देशित एक डायस्टोपियन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा इक्वल्स, ये सभी आलोचनात्मक असफलताएं थीं और उनके करियर की सबसे कम कमाई वाली फिल्मों में शुमार थीं। 75 76 इक्वल्स में हॉल्ट के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत बेहतर थी। 77 78 पीटर ट्रेवर्स ने उन्हें और उनकी सहकलाकार क्रिस्टन स्टीवर्ट को चुपचाप विनाशकारी कहा, और लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए लिखते हुए केटी वॉल्श ने कहा 79-80 फ्रेंचाइजी के साथ अपने अनुबंध के बारे में संदेह के बावजूद हॉल्ट 2016 की फिल्म एक्समेन एपोकेलिप्स के लिए वापस लौटे। रिलीज होने पर यह फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तीसरी रैंक वाली एक्समेन फिल्म बन गई,
जिसने लगभग $540 मिलियन कमाए। 81 यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 82 2017 से 2019 जीवनी और स्वतंत्र फिल्में। हॉल्ट 2006 में फ्रनबोरो के सिक्स्थ फॉर्म कॉलेज में छात्र थे जब उन्हें टेलीविजन के किशोर नाटक स्किन्स में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। वह शुरू में टोनी स्टोनम, एक चालाक, अहंकारी विरोधी नायक की भूमिका निभाने की अपनी क्षमता पर संशय में थे और सहायक चरित्र सिड के साथ अधिक निकटता से पहचाने गए। 7 कार्यक्रम सफल रहा और 7 सीरीज तक चला, जिनमें से केवल 2 में हॉल्ट दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया, चरित्र लोकप्रिय था और हॉल्ट ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। 22 स्किन्स ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फिलिप ऑडियंस अवार्ड जीता और हॉल्ट को ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन निम्फ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 23 आलोचक इलियट डेविड ने 24 स्किन्स में काम करने के दौरान हॉल्ट को मिलने वाले ध्यान से बहुत निराशा हुई और एक समय पर उन्होंने अभिनय छोड़ने पर विचार किया। इसके बजाय उन्होंने स्किन्स की पहली सीरीज के अंत में स्कूल छोड़ दिया और पूरी तरह से अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 9 हॉल्ट ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज वॉलेंडर के पायलट एपिसोड में स्टीफन फ्रेडमैन के रूप में संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए। 25 बाद में उन्होंने विलियम सटक्लिफ के आने वाले युग के नाटक न्यू बॉय में नायक मार्क के रूप में वेस्ट एंड थिएटर की शुरुआत की। प्रोडक्शन का प्रीमियर ट्राफल्गर स्टूडियो में हुआ और रिकॉर्ड तोड़ टिकटों की बिक्री हुई, जिसका श्रेय ज्यादातर स्किन्स के दर्शकों के बीच हॉल्ट की लोकप्रियता को दिया गया। 26, 27, 28 नाटक का मंचन मार्च 2009 में एक सप्ताह के लिए किया गया था क्योंकि हॉल्ट ने फंतासी एडवेंचर फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स 2010 में एक भाग के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, जिसका फिल्मांकन 2010 के मध्य में निर्धारित किया गया था। मार्क के रूप में हॉल्ट के प्रदर्शन। द डेली टेलीग्राफ के डोमिनिक कैवेंडिश ने लिखा कि उनका प्रदर्शन प्रेरक था, लेकिन द गार्जियन के लिन गार्डनर ने उन्हें औसत पाया और मजाक के पीछे छिपे अनसुलझे यौन तनाव को सामने लाने में उनकी असमर्थता पर प्रकाश डाला। 27, 28 क्लैश ऑफ द टाइटन्स को आलोचकों द्वारा नकार दिया गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में लगभग 500,000,000 की कमाई की। 29 हॉल्ट अगली बार टॉम फोर्ड की ए सिंगल मैन 2009 में दिखाई दिए, जब मूल रूप से केनी पॉटर की भूमिका में लिए गए अभिनेता ने फिल्मांकन शुरू होने से कुछ दिन पहले फिल्म छोड़ दी। हॉल्ट ने पहले ही इस परियोजना में रुचि दिखाई थी और एक रिकॉर्डेड ऑडिशन टेप भेजा था। अंततः उन्हें केनी की भूमिका के लिए चुना गया, जो एक समलैंगिक कॉलेज छात्र है जो एक कॉलेज के प्रोफेसर को उसके दुहक से निपटने में मदद करता है। 30-31 ए सिंगल मैन को मीडिया आउटलेट्स द्वारा हॉल्ट की पहली वयस्क भूमिका के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने केनी को एक सहेज चरित्र के रूप में वर्णित किया था जो केवल उसकी कामुकता से परिभाषित नहीं होता है। 31, 32, 33 क्योंकि यह भूमिका एक अमेरिकी चरित्र के रूप में उनकी पहली थी, हॉल्ट ने अपने उच्चारण पर काम किया। द डेली टेलीग्राफ के सुखदेव संधू 34, 35 फोर्ड की निर्देशकीय क्षमताओं के बारे में आलोचकों की आपत्तियों के बावजूद ए सिंगल मैन को व्यापक प्रशंसा मिली। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 36, 37, 38 इस फिल्म ने हॉल्ट को 2010 के समारोह में बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 39, 40 2010 में हॉल्ट ने लायनहेड स्टूडियो के एक्शन रोल प्लेइंग गेम फेबल 3 2010 में इलियट के चरित्र को आवाज दी। 41 2011 से 2016 एक्समेन और मैड मैक्स के साथ व्यावसायिक सफलता। हॉल्ट 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का प्रचार करते हुए। हॉल्ट को जॉर्ज मिलर की एक्शन फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड में नक्स के रूप में लिया गया था,
इस परियोजना ने कई साल विकास नरक में बिताए क्योंकि मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म की योजना को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2010 के मध्य में फिल्मांकन की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारी बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्री प्रोडक्शन के दौरान गंभीर देरी हुई। 24 अन्य तत्काल प्रतिबद्धताओं के साथ हॉल्ट ने अन्य संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी। अंततः उन्हें एक समेन फिल्म श्रृंखला के लिए है मैककॉय बटा बीस्ट की भूमिका के लिए चुना गया, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाने की क्षमता रखते थे जो क्रूर होने की क्षमता के साथ कोमल था। 43-44 2011 में मैथ्यू वॉन द्वारा निर्देशित किस्त एक समेन उन्होंने कहा कि उन्होंने बीस्ट का अपना संस्करण तैयार किया और पिछली एक समेन द लास्ट स्टैंड में केल्सी ग्रामर के प्रदर्शन से प्रेरणा ली, क्योंकि वह ग्रामर के आकर्षण और वाक्पटुता का अनुकरण करना चाहते थे। हॉल्ट ने ग्रामर की नकल करने की कोशिश किए बिना उसके जैसी बोली बोलना सीखा। 45 उन्होंने अपने किरदार को बेहतर ढंग से ढालने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी लिया और वजन भी बढ़ाया। 46 फिल्म, जिसे आलोचकों द्वारा इसकी पटकथा और प्रदर्शनों के लिए व्यापक रूप से सराहा गया था, ने बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने $160 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले लगभग $353 मिलियन का संग्रह किया। 47-48 हालांकि राजस्व के मामले में यह पूरी श्रृंखला में सबसे कम रैंक वाला उत्पादन था, 20वीं सेंचुरी फॉक्स के क्रिस एरोनसन ने इसे फ्रेंचाइज के एक नए अध्याय की एक शानदार शुरुआत माना। 49 मैड मैक्स फ्यूरी रोड को अंततः नामीबिया के रेगिस्तान में 2012 में फिल्माया गया था। मिलर ने नक्स, एक बीमार गुलाम, को अर्ध कामिकेज पायलट के रूप में कल्पना की थी। हॉल्ट ने उनके चरित्र के बारे में कहा, वह बहुत उत्साही और प्रतिबद्ध और स्नेही है, लेकिन साथ ही अनाड़ी भी है। 50 हॉल्ट ने अपना सिर मुंडवा लिया और सख्त आहार का पालन किया, क्योंकि उनकी भूमिका के लिए उन्हें बहुत अधिक वजन कम करना था। 51 उन्होंने फिल्म में स्टंट करने के बारे में भी बात की, पूरे अनुभव को डरावना बताया। 52 लेकिन स्टंट क्रू और मिलर की हरी स्क्रीन का उपयोग करने के बजाय वास्तविक एक्शन दृश्यों को शामिल करने के विकल्प की अनुकूल रूप से तुलना की, यह कहते हुए कि इसने प्रदर्शन को अधिक विश्वसनीय बना दिया क्योंकि अभिनेताओं को वास्तविक स्थिति में रखा गया है। 52 तकनीकी पहलुओं और स्टंट दृश्यों ने फिल्म समीक्षकों से विशेष प्रशंसा प्राप्त की और इसे श्रृंखला में रुचि को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया गया। 53 शालिनी लैंगर ने कहा कि जबकि फिल्म का असली नायक चार्लीज थेरॉन था, हॉल्ट अभिनय विभाग में सबसे करीब है, जो के युद्ध लड़के के रूप में काल्पनिक महिमा का पीछा करते हुए। 55 हॉल्ट के शानदार रूप से अनियंत्रित प्रदर्शन की द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने भी प्रशंसा की। 56 इसके अलावा 2012 में हॉल्ट को फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला गया था वनर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा और ये 26 फरवरी 2024 को हॉलीवुड के अंदर इसे रिलीज़ कर दिया गया था। साथ ही साथ 1 मई 2013 को एक तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था। हॉलीवुड यानी एक थिएटर का नाम है। बाकी इसे एक तरह से 1 मार्च 2013 को इंडिया में भी रिलीज़ कर दिया गया था और 114 मिनट इसकी रनिंग लाइन थी। बाकी इसके बजट के बारे में बात की जाए तो बजट इसका 185 से 200 मिलियन के बीच में था और बाकी इसने जो कलेक्शन किया है वो लगभग, मैं आपको बता दूं, 198 मिलियन का किया है। इस वजह से ये मूवी ना तो एक तरह से सुपर डुपर डिसास्टर हुई, एक तरह से फ्लॉप तो हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा खास नहीं। जितना एक तरह से पैसा लगाया था मेकर्स ने वो रिकवर हो चुका है। बाकी ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ मेकर्स को। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फ्लॉप ये मूवी रही है। बाकी आगे से अब आगे नहीं बनाया गया है। बाकी दोस्तों, आप इसे अभी प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो। इसके OTT राइट प्राइम वीडियो ने खरीद रखे हैं, तो वहाँ पर ये अवेलेबल होगी, आप वहाँ पर ईजिली इसे देख पाओगे। तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।